गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी तक समाजशास्त्र के उदय की बौद्धिक पृष्ठभूमि उसके बारे में चर्चा करी थी। अब सामाजिक दर्शन की जो सामाजिक दर्शन जो है और समाजशास्त्र इसका एक गहरा संबंध है, लेकिन फिर भी सामाजिक दर्शन और समाजशास्त्र में एक अंतर पाया जाता है। सामाजिक दर्शन की कोई निश्चित विषय वस्तु नहीं है, जबकि समाजशास्त्र की हम जैसा ऑगस्ट कॉम्ट ने और स्पेंसर ने हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि समाजशास्त्र की एक निश्चित विषय वस्तु है और उसका वर्णन किया। इसी तरह से सामाजिक दर्शन जो है उसकी पद्धति चिंतन की थी और उसमें पुस्तकों का अध्ययन किया जाता था और विद्वानों से विमर्श किया जाता था, साथ ही साथ आत्मचिंतन पर बल था। जबकि समाजशास्त्र ये प्रयास करता है कि निश्चित प्रमाणों को से प्रस्तावित विचारों और उपकल्पनाओं को प्रमाणित किया जाए। इसलिए ये दोनों विषय पद्धति की दृष्टि से और सैद्धांतिक रूप से भी ये दोनों बहुत ही अलग विषय हैं। इनमें बहुत भिन्नताएं हैं। समाजशास्त्र का ने प्रयास किया कि सटीक प्रमाणों के माध्यम से निष्कर्ष प्रस्तावित किए जाएं। सामाजिक दर्शन और समाजशास्त्र के उद्देश्यों में भी अंतर है, क्योंकि सामाजिक दर्शन ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और उनके ज्ञान जो थे उनके द्वारा जो उत्पन्न ज्ञान जो था वो प्रत्यक्ष उसका कोई भी उपयोग नहीं था। जबकि समाजशास्त्र का उदय ही उद्योग और पूंजीवाद द्वारा पैदा की गई समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए और उनका वैज्ञानिक ज्ञान बनाने की खोज में ये कार्य करता था। तो समाजशास्त्र का चरित्र वास्तविक कारणों को जानना या उनकी व्याख्या करना है। तो ये समाजशास्त्र को हम एक व्याख्यात्मक विज्ञान भी बोल सकते हैं, यानी कि इंटरप्रेटेटिव साइंस। अब इंटरप्रेटेटिव साइंस का अर्थ क्या हुआ कि वास्तविक कारणों को जानने की कोशिश करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, तथ्यों को समझने की कोशिश करना, ये इंटरप्रेटेटिव साइंस का कार्य है। और ये केवल मात्र एक बौद्धिक विलास न होकर ये वास्तविक कारणों को जानने इसमें जाना जाता है और समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो समाजशास्त्र किस तरह से एक व्याख्यात्मक विज्ञान है, उसके लिए हम ये देते हैं कि सबसे पहला कि ये कारणों की खोज करता है और सार्थक कारणों और तत्कालीन कारणों में अंतर करता है। दूसरी बात है कि इसमें घटना और यथार्थ के सामाजिक आधारों को जानने की कोशिश की जाती है और सामाजिक संरचना या संस्कृति के कारक और अर्थव्यवस्था और राजनीति के कारक सम्मिलित होते हैं। इसी तरह से एक कारक अन्य कारकों से जुड़ा हुआ किस प्रकार से है, ये जानने की भी कोशिश करी जाती है। कार्य कारण के संबंध की खोज करने की कोशिश करी जाती है। जो कि कोई भी तथ्य है या सामाजिक तथ्य है या सामाजिक घटना है, उसके पीछे कौन से कारण हैं, किन किन कारणों से वो प्रभावित हुई है और उसके आगे चल के और उस पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। तो ये एक ही घटना बहुत सारे विभिन्न कारकों के कारण हो सकती है, तो उसको समझने के लिए समाजशास्त्र कार्य करता है। साथ ही साथ ये जो विभिन्न कारक हैं उनके बीच में अंतर संबंध स्थापित करता है। अब ज्ञानोदय जो काल था उसने समाजशास्त्र की बौद्धिक पृष्ठभूमि जो है उसको एक नया रूप दिया। यूरोप में बहुत सारे विचारक जो थे वो आए और इसमें ज्ञानोदय के जो विचारक हैं
इसमें रूसो, वोल्टेयर, विको ये जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह से इंग्लैंड में डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ, जॉन लॉक, हॉब्स, J.S. मिल, ये सारे विचारक महत्वपूर्ण हैं। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक जो वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें चर्चा करी है कि किस तरह से अगर उद्योगपतियों को या पूंजीपतियों को फ्री हैंड दे दिया जाए, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में, तो वो किस प्रकार से उससे समाज का भी किस तरह से भला होगा। वो कहते हैं इनविजिबल हैंड, यानी कि एक अदृश्य हाथ जो है वो इकोनॉमी से और समाज के भलाई के लिए काम आ सकता है। ये सॉरी वो एडम स्मिथ ने कहा था कि जितनी ज़्यादा समाज में प्रतिस्पर्धा होगी, उद्योगपति या पूंजीपति जितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता होगी, तो उस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ज़्यादा कारखाने लगेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूर काम करेंगे, और इससे पूरे समाज का ट्रिकल डाउन थ्योरी, मतलब कि ऊपर से नीचे तक समाज में का विकास होगा और समाज वृद्धि की तरफ बढ़ेगा। तो ये इसी तरह से हॉब्स और लॉक, ये जो विचारक थे, इन्होंने भी समाजशास्त्र के विकास में, क्योंकि इन्होंने, हमने पहले भी चर्चा करी, दैविकीय उत्पत्ति, राज्य की दैविकीय उत्पत्ति के सिद्धांत को इन्होंने ललकारा था, इन्होंने चुनौती दी थी कि ये ऐसा राज्य जो है वो दैविकीय उत्पत्ति द्वारा नहीं, बल्कि एक सामाजिक समझौते के माध्यम से बनाई हुई एक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति और राज्य जो हैं वो बराबर के हिस्सेदार हैं। तो ज्ञानोदय की जो विचारधारा थी वो बहुत व्यापक और जटिल थी और बहुआयामी थी। इस विचारधारा के बहुत सारे आयाम हैं जिनको उनको हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला ये विचार कि व्यक्ति स्वतंत्र है, प्रत्येक व्यक्ति की अस्मिता है और प्रत्येक व्यक्ति समान है। ये स्वतंत्रता जो है और समानता, ये जो विचार थे, इन्होंने नींव रखी नारी की मुक्ति की, दासों की मुक्ति की, कमज़ोरों की मुक्ति की, दलितों की मुक्ति की। क्यों? तो पहली बार यहाँ पे ज्ञानोदय के माध्यम से ये नए विचार शुरू हुए कि सभी लोग समान हैं, सभी लोग बराबर हैं, सभी लोगों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हैं। तो ये व्यक्तिवाद को इसने बढ़ावा दिया और समाजवादी और साम्यवादी विचारधाराओं का ये एक स्रोत था। दूसरी तरफ ज्ञानोदय की विचारधारा का दूसरा जो तत्व था वो था उसकी कार्यशैली। इनके उपाय जो थे वो व्यावहारिक थे, गणनात्मक थे और बार बार सुविचारित होते थे। सिमेल ने इस प्रभाव से उत्पन्न समाज को गणनात्मक समाज कहा है। और इसका तीसरा जो तत्व था वो है युक्तिपूर्णता, यानी कि रैशनैलिटी। जब आप रैशनैलिटी से, रैशनल सोच से, युक्ति संगत आप विचार से आप किसी भी तथ्य को समझने की कोशिश करें। मैक्स वेबर ने इसी को आधार मानते हुए ये कहा है कि पश्चिम का उदय या पश्चिम की श्रेष्ठता या पश्चिम का वर्चस्व इसी मूल मंत्र पर आधारित है, यानी कि युक्ति पूर्णता या रैशनैलिटी जो है। क्योंकि उन्होंने तीन तरह की सत्ता की बात करी है। एक तो होती है पारंपरिक सत्ता, दूसरी है करिश्माई सत्ता, और तीसरी जो है वो है रैशनल सत्ता, यानी कि रैशनल लीगल अथॉरिटी, यानी कि जो युक्तिपूर्ण सत्ता है। और यही आधार है पूंजीवाद के विकास की और उसके माध्यम से समाज के विकास की। समाज में जो ज्ञानोदय था उसके माध्यम से राज्य और धर्म की जो भूमिका थी वो कम होती चली गई।
धर्म की शक्ति हालांकि असीम है, लेकिन ज्ञानोदय ने धर्म की बुनियाद को हिला डाला। तो ये क्योंकि धर्म जो है वो रैशनैलिटी पर आधारित नहीं होता है, जो हमारे धार्मिक विचार हैं उसमें हम रैशनैलिटी को नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग सिर्फ उन्हें आस्था के माध्यम से देखते हैं। तो ये यहाँ पे ये परिवर्तन आया। और चौथी बात जो है वो यानी कि ज्ञानोदय का जो चौथा पक्ष था वो है उपयोगितावाद, यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म ये पहली बार ये विचारधारा, हालांकि एपिक्यूरस ने ग्रीक समाज में एपिक्यूरस ने ये फिलॉसफी दी थी, पर ये बाद में बेंथम ने इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करी कि राज्य का कार्य होता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब सभी सबसे ज़्यादा मतलब संख्यक लोगों को का की हैप्पीनेस या वो उनकी समृद्धि के लिए कार्य करें। तो ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर जो है ये एक मूल्य है जो पहले प्रचलित नहीं था। सामंती समाज में, राजशाही समाज में ये इसका प्रचलन नहीं था। केवल राजा और सामंतों को ये अधिकार था कि वो खुश हो सके, अपना जीवन अपने तरह से जीत सके। तो ज्ञानोदय ने सामंती मूल्यों और सिद्धांतों को कमज़ोर कर दिया। और इसका आखिरी पक्ष ये था कि ये जो हमारी समझ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्वतंत्र विकास का विचार है, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये स्वतंत्र हैं और इनका धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। हम देखेंगे कि ज्ञानोदय से पूर्व के काल में अनेक विज्ञान जो हैं वैज्ञानिक जो थे या अनेक ऐसे विद्वान थे जिनको जेल में डाला गया, या गैलीलियो को जेल में डाला गया, लियोनार्डो दा विंची को भी आत्महत्या करनी पड़ी, इसी तरह से ब्रूनो को ज़िंदा जला दिया गया। तो ये ज्ञानोदय का काल जो था उसके बाद ही ये पहली बार संभव हुआ कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में युक्तिपूर्णता पहली बार आई। फिर आगे चलते हैं हम धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलर या लौकिकवाद या लौकिक मान्यता, ये ज्ञानोदय का अंग है। ज्ञानोदय के बाद पहली बार ये मान्यता आई, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कैल्विन और मार्टिन लूथर ने ये स्थापित कर दिया कि हमें जो काल्पनिक स्वर्ग की हम बात करते हैं उसके स्थान पर हमें पृथ्वी पर ही अपने परिश्रम से, अपने कार्यों से स्वर्ग को पृथ्वी पर लाना है। ये एक महत्वपूर्ण विचारधारा थी जिसका आधार लौकिकवाद था, और वो मानते हैं कि हम पृथ्वी पर अपने परिश्रम से अपनी जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो स्वतंत्र विचार और विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये पहली बार ज्ञानोदय के बाद आई। ये आधुनिकता की देन है, और साथ ही साथ व्यवहारिक उद्देश्य, व्यवहारिक उपाय और नियमित आकलन। हम देखें कि अगर कोई भी समाज में समस्या है, गरीबी है, वेश्यावृत्ति है, मद्यपान है, अपराध है, ये सारी समस्याएं जो हैं उनके वास्तविक स्तर पर उनका अध्ययन किया जाए, उनके उपाय ढूंढे जाएं, उसमें आवश्यक परिवर्तन ढूंढने की कोशिश की जाए, और साथ ही साथ अनुशासन की दृष्टि से मूल्यांकन का संतुलित दृष्टिकोण भी अपनाया जाए। तो ये सारी जो नई तरह की सोच है ये ज्ञानोदय के माध्यम से आई, और ज्ञानोदय की विचारधारा और दृष्टिकोण की
हम देखते हैं कि इसकी बहुत आलोचना भी हुई, खासकर कि फ्रैंकफर्ट स्कूल आगे चल के आपको बताएंगे, आपके पेपर 5 में ये फ्रैंकफर्ट स्कूल को डिस्कस करेंगे। तो उसके जो विचारक थे उन्होंने इसकी आलोचना भी करी है। और जैसे थियोडोर अडोर्नो हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी 1950 में ये लिखी थी। उसमें उन्होंने मीडिया को मनोरंजन उद्योग कहा, और उन्होंने कहा कि ये ज्ञानोदय की जो विचारधारा है उसकी आलोचना करी। और उनका मानना था कि ज्ञानोदय जो है ये एक वर्चस्व की विचारधारा है। पश्चिमी जो राष्ट्र हैं वो विश्व वर्चस्व की जो मानसिकता है उसको प्रभावित करती है। तो ये रहा हमारा ज्ञानोदय का जो समाजशास्त्र के विकास पर, बौद्धिक विकास पर जो प्रभाव था उसका हमने अध्ययन किया। अब समाजशास्त्र का उदय ज्ञानोदय की ही एक धारा के रूप में हुआ। और हालांकि हम देखते हैं कि ऑगस्ट कॉम्ट जो थे वो फ्रांसीसी क्रांति के विरोधी थे, साथ ही वो व्यक्तिवाद का भी विरोध करते थे, पर उन्होंने समूहवाद का समर्थन किया। और इसके बावजूद उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर सिद्धांत दिए जाने पर बल दिया। तो जो ये विचारधारा है उसमें ऑगस्ट कॉम्ट ने जो शुरुआती जो उनका विचारधारा थी वो क्रांति के विपरीत थी, फिर भी उसके बावजूद उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान पर, कि जिस प्रकार से अन्य विज्ञानों में प्रत्यक्ष रूप से हम प्रमाण खोजने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर हम सामाजिक समस्याओं को समझने की कोशिश करें और उनका निराकरण खोजें। बॉटमोर ने अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा है कि उद्योग और पूंजीवाद की व्यवस्था ने ज्ञानोदय को प्रेरित और उत्पन्न किया। इसलिए समाजशास्त्र एक विषय के रूप में औद्योगिक समाज का विषय है, क्योंकि औद्योगिकीकरण के कारण जो पहले जो मज़दूर लोग थे वो नगरों में आके बसने लगे, और नगरों में मज़दूरों की जो स्थिति थी, श्रमिकों की जो स्थिति थी उसकी कारण, और फिर खासकर पूंजीवाद के विकास के कारण, उदारवाद की विकास के कारण, उपनिवेशवाद के विकास के कारण ये आवश्यकताएं हुई कि समाज में एक व्यवस्थित समाजशास्त्रीय अध्ययन हो। ऑगस्ट कॉम्ट भी पर इसमें मानवतावादी पूंजीवाद की बात करती हैं। जिस तरह से गांधी ने पूंजीवाद का मानवतावादी सिद्धांत दिया था, उसी तरह से ऑगस्ट भी मानवतावादी पूंजीवाद की बात करते हैं। पर ये ऐसा संभव नहीं हो पाया है। और पूंजीवाद की अगर हम बात करें तो पूंजीवाद वैसे ही अपनी प्रकृति से ही अमानवतावादी है, क्योंकि पूंजीवाद का आधार क्या है? पूंजीवाद चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, पूंजीपति चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। ये आपको हम जब मार्क्स पढ़ाएंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, यानी कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पूंजीपति चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अतिरिक्त मूल्य कमाए। अब वो अतिरिक्त मूल्य किस माध्यम से कमाएगा? क्योंकि उसका कच्चा माल जो है, या उसका जो ज़मीन का कॉस्ट है, या मशीनों की कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता। जो लाभ वो लेना चाहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। तो वो कहाँ से अपना अतिरिक्त मूल्य कहाँ से निकालेगा? वो श्रमिक से अधिक मजदूरी करा के वो इस अतिरिक्त मूल्य को निकालेगा। तो इस माध्यम से अधिक शोषण होता है मजदूरों का, ज़्यादा से ज़्यादा उनके घंटों में, काम के घंटों को का विस्तार करके, या तो फिर उनको
कम पैसे पे रख के, जैसे कि बच्चों को और स्त्रियों को उसी कार्य के लिए कम पैसे देना, तो ये अतिरिक्त उनके पास लाभ का स्रोत है। इस कारण से जो पूंजीवादी जो समाज है, मार्क्स के अनुसार वो एक शोषक समाज है। तो ये इसमें पूंजीवाद में एक अंतर्निहित प्रतियोगिता के कारण इसे उदारवाद भी कहा जाता है। उदारवादी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, एडम स्मिथ कहते हैं कि लिबरलिज्म यानी कि कैपिटलिज्म का आधार उदारवाद हो, जिसमें सभी को प्रतिस्पर्धा करने की स्वतंत्रता हो, और फिर उससे जो उत्पन्न जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए जन कल्याण के कार्यक्रम बनाए जाएं। तो पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो बहुत ही जीवंत है और गत्यात्मक व्यवस्था है। और हर्बर्ट स्पेंसर को अगर हम देखें तो वो बहुत विशुद्ध रूप से पूंजीवाद के समर्थक रहे थे, और वो उनका मानना था कि जो भी इस विकास के पथ पर जो भी एक्स्ट्रा बोझ डालेंगे, चाहे वो वृद्ध हैं, विकलांग हैं, उन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि ये समाज के विकास के लिए बोझ है। तो हम देखते हैं कि इस कारण से जो पूंजीवादी राष्ट्र जैसे कि अमेरिका है, वहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर को की जो कृतियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। अब फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था स्वतंत्रता का, उसका अर्थ था सामंती जकड़न, धर्म और क्षेत्रीय बंधनों से स्वतंत्रता, जिससे किसान रूपी मजदूर कहीं भी जाकर कार्य कर सके, करने के लिए स्वतंत्र हो। तो ये स्वतंत्रता जो थी वो वास्तव में स्वतंत्रता नहीं थी, वास्तव में ये एक सामंतवाद की जो जकड़न है, बंधन है, उनको तोड़ के और पूंजीवाद के बंधनों में बंधने की एक स्वतंत्रता थी। इसी तरह से समानता का अर्थ था कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी स्वतंत्र हों, किसी को भी किसी के ऊपर कोई भी नियंत्रण ना हो। अभी हम देखते हैं हमारे देश में बहुत कंट्रोल्स होते हैं, कोई भी पूंजीपति जो है, क्योंकि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए किसी भी एक पूंजीपति को पूरे जो उत्पादन के साधन हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने नहीं दिया जाता। उसके ऊपर राज्य का कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। पर ये जो व्यवस्था थी वो समानता इस बात में चाहती थी कि सभी के ऊपर कोई भी नियंत्रण न रहे। इसी तरह से भाईचारे का अर्थ था सामंतों के खिलाफ पूंजीपतियों का भाईचारा। तो ये जो फ्रांसीसी क्रांति के जो समानता और ये स्वतंत्रता और भाईचारे के जो नारे थे, वो वास्तव में पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए ही, ये पूंजीवाद को समर्थन देने के लिए ही बने थे। तो इस आधार पर बॉटमोर ने आरंभिक समाजशास्त्र की जो विशेषताएं हैं उनका विस्तार से उन्होंने विवेचन किया है, और आरंभिक समाजशास्त्र की विशेषताओं के दौर में वो कहते हैं कि उद्योगपति और व्यापारी वर्ग का ये एक विषय बन गया था, क्योंकि और इसका समर्थन मध्यम वर्ग ने भी किया था। पूंजीपति वर्ग जो था या व्यापारी वर्ग जो था, वो पहले की राजशाही बंधनों को या सामंती बंधनों को या चर्च के बंधनों को तोड़कर और नए बाज़ारों की खोज में, नए उपनिवेशों की खोज में, नए व्यापार के रूट्स की खोज में, रास्तों की खोज में, नए समुद्री मार्गों की खोज में वो निकल पड़े थे। तो इसलिए ये जो बंधन वो जो पूंजीपति थे
ये पूंजीपति वर्ग जो था या व्यापारी वर्ग था, इसका समर्थन समाजशास्त्र को मिला। मध्यम वर्ग का भी समर्थन मिला, पर प्रारंभिक समाजशास्त्र जो था वो मजदूरों का विरोधी था। और आगे चल के हम क्रम में देखते हैं, आज के परिदृश्य से देखें तो आज हम समाजशास्त्र में दलितों का समाजशास्त्र, स्त्रियों के लिए जो स्त्रियों के उत्थान के लिए, या जो बच्चों के विकास के लिए, बाल विकास के लिए, बहुत अलग अलग गरीबी उन्मूलन के लिए, ये सारे जो योगदान हैं उसको हम आज देख सकते हैं, जो कि पहले समाजशास्त्र में नहीं थे। तो बॉटमोर ने कहा है कि आरंभिक समाजशास्त्र जो 1838 से और 1890 तक था, उसके कुछ लक्षण उन्होंने उनका लक्षणों का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि प्रारंभिक समाजशास्त्र एनसाइक्लोपीडिक था, यानी कि विश्वकोशीय था। फिर वो कहते हैं कि प्रारंभिक समाजशास्त्र उद्विकासवादी था, यानी कि इवोल्यूशनरी था। और वो प्रत्यक्षवादी था, यानी कि पॉजिटिविस्ट था। प्रारंभिक समाजशास्त्र में दो परंपराएं थीं। एक तरफ वो प्रगति की बात करता है और दूसरी तरफ व्यवस्था को बनाए रखने की बात करता है। कोजर और रीजर ने ये कहा है कि कॉम्ट की रुचि जो थी वो व्यवस्था बनाए रखने में अधिक थी और प्रगति में कम थी। हम आगे चल के जब कॉम्ट की बात करेंगे तो कॉम्ट ने समाज की जो व्यवस्था है उसमें वो कहते हैं, उन्होंने सामाजिक सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी एक विषय की बात करी थी, जिसमें वो बात करते हैं सामाजिक स्थायित्व की और सामाजिक गतिकी की। तो स्थायित्व यानी कि समाज की जो एक प्रकार्यात्मक विश्लेषण है, समाज की विभिन्न संस्थाओं का जो प्रकार्यात्मक विश्लेषण है, उस पर बल दिया गया था। तो ये आरंभिक समाजशास्त्र जो था वो संरक्षणवादी था, और ये जल्दी ही व्यवस्था को कायम रखने में बहुत कार्यरत था। हर्बर्ट मार्क्यूजे ने भी पूंजीवाद, ज्ञानोदय और उसकी आधुनिकता की प्रवृत्ति में उन्होंने कहा है कि इसके कारण दो महत्वपूर्ण विषयों का जन्म हुआ। पहला था समाजशास्त्र और दूसरा था राजनीतिक अर्थशास्त्र। अब समाजशास्त्र, वो कहते हैं, हर्बर्ट मार्क्यूजे कहते हैं कि समाजशास्त्र पूंजीवाद का समर्थक था और सामान्य संशोधनों से पूंजीवाद की समस्याओं को समाप्त करना चाहता था, और इसलिए वो संरक्षणवादी था। जबकि राजनीतिक अर्थशास्त्र जो था वो निजी संपत्ति को सबसे बड़ी बुराई मानता था, और ये परिवर्तनवादी था। फिर दूसरी बात जब हम बात करते हैं कि प्रारंभिक समाजशास्त्र प्रत्यक्षवादी था। ऑगस्ट कॉम्ट ने भी ये प्रत्यक्षवाद की, जिन्होंने कल बात करी है, सबसे पहले पॉजिटिविज्म की बात करी है, उनके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर भी ऐसी पद्धति की बात करते हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित हो। पर फिर भी हम दोनों की, अगर हम ऑगस्ट कॉम्ट और स्पेंसर की रचनाओं को देखें तो वो उनमें सामाजिक दर्शन अधिक देखने को मिलता है, और प्रत्यक्षवादी जो मेथड है उसकी एप्लीकेशन कम देखने को मिलती है। एल्विन गोल्डनर कहते हैं कि ये समाजशास्त्र का पहला युग जो था वो प्रत्यक्षवादी था, और ये वास्तविक अनुभव के आधार पर जुटाए गए प्रमाणों के माध्यम से किसी सामान्यीकरण या उपकल्पना को प्रमाणित करने पर जोर देता था।
प्राकृतिक विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र में भी यथार्थ का अध्ययन किया जाए, इस पर बल दिया जाता था। लेकिन प्राकृतिक विज्ञान, एक यहाँ पे ये समस्या है कि प्राकृतिक विज्ञानों में जो अध्ययन की विषय वस्तु होती है वो व्यक्ति के बाहर होती है। यानी कि आप गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन कर रहे हैं तो वो व्यक्ति के बाहर है, या आप किसी भी सामान्य वनस्पतियों का वर्णन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति के बाहर हैं। जबकि जब हम मानव समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययनकर्ता स्वयं उस अध्ययन की वस्तु का एक भाग है, एक अंग है। तो यहाँ ये समस्या आती है कि वैज्ञानिकता से या प्रत्यक्षवादी तरीके से अध्ययन किस तरह से किया जाए। इसके लिए कोई वैज्ञानिक पद्धति विकसित नहीं थी, और डर्कहाइम ने इस कमी को समझते हुए उन्होंने रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड जो है अपनी पुस्तक, उसमें इसका विस्तार से इसके दिशा में विस्तार से कार्य किया। फिर हम आधुनिक समाजशास्त्र को विश्वकोशीय भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत हद तक एक विषय वस्तु को चिन्हित करता है जिसका वास्तविक रूप से अनेक विषय अध्ययन करते हैं। चाहे वो कोई भी अध्ययन की वस्तु हो, वो अलग अलग जो विज्ञान हैं उनमें उसका अलग अलग प्रकार से अध्ययन होता है, क्योंकि हमारी जो विषय वस्तु है वो इतिहास से भी जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल साइंस से भी जुड़ी हुई है, दर्शन से भी जुड़ी हुई है, साइकोलॉजी, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी से भी जुड़ी हुई है, अर्थशास्त्र से भी जुड़ी हुई है। तो इसलिए D.N. धानागरे ने कहा कि इस मामले में एक ये परेशानी है कि समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य बहुत स्पष्ट नहीं है। उनकी जो किताब है थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स इन इंडियन सोशियोलॉजी, उन्होंने उसमें ये लिखा है कि ये कहना मुश्किल है कि समाजशास्त्र क्या है, क्योंकि जो एक विषय वस्तु है उसको अलग अलग विचारक जो हैं वो अलग अलग तरह से देखते हैं। फिर आरंभिक समाजशास्त्र को हमने उद्विकासीय भी कहा था, यानी कि इवोल्यूशनरी भी कहा था। बॉटमोर के अनुसार इतिहास के दर्शन और जीव विज्ञान के प्रभाव से ये इस विषय का दृष्टिकोण उद्विकासीय हुआ। उस समय के विद्वान उस समय की सामाजिक संरचना और संस्कृति को उद्विकास का परिणाम मानते थे। उद्विकास के अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं, जैसे ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर और मॉर्गन, इन्होंने बहुत समाजों का अध्ययन किया, और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने इसमें बहुत विशिष्ट योगदान दिया। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने तो यहाँ तक कह दिया कि समाज जो है वो, और इसके आधार पर डर्कहाइम ने भी उद्विकासीय जो विचारधारा है उसके बारे में बात करी है। और हर्बर्ट स्पेंसर ने तो ये उद्विकास के क्रम में उसे समाज के उद्विकास पर लागू किया। तो मॉर्गन ने भी अपनी पुस्तक जो किताब है एंशिएंट सोसाइटी, जो 1877 में प्रकाशित हुई थी, उसमें भौतिकवादी उद्विकास और संघर्ष के कारण उन्होंने कहा कि उद्विकास का जन्म होता है। तो ये जो उद्विकास का जो क्रम है, जो कि जंगली से बर्बर अवस्था और सभ्यता की अवस्था, इसी तरह से ऑगस्ट कॉम्ट ने भी मेटाफिज़िकल की बात करी है। ये मेटाफिज़िकल से हम किस तरह से पॉजिटिविस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, इस बारे में भी बात करी है।
इसके साथ ही साथ आरंभिक समाजशास्त्र औद्योगिक समाज या पूंजीवादी समाज के विषय के रूप में विकसित हुआ और पूंजीवाद और उद्योग की समस्याओं को निपटने के लिए इसने कार्य किया। इसमें समाजशास्त्र के माध्यम से उपाय तलाशे गए और किस तरह से समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए और विकासशील देशों में किस प्रकार से ये समस्याएं किस प्रकार से भिन्न हैं, उनको समझने के लिए कार्य किया गया। अब जो 18वीं शताब्दी का समाजशास्त्र था वो भौतिकी के मॉडल पर आधारित था, यानी कि फिज़िक्स के मॉडल पर आधारित था, जबकि 19वीं शताब्दी का समाजशास्त्र बॉटमोर के अनुसार वो कहते हैं कि जीव विज्ञान के मॉडल पर आधारित था, क्योंकि वो जैविकीय उद्विकास की बात करते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट ने इसका 1830 में जो पहला नामकरण किया था, वो नाम ही उन्होंने सामाजिक भौतिकी दिया था, जबकि बाद में उससे पहले सेंट साइमन ने जब सामाजिक विज्ञान के रूप में अध्ययन करने की बात करी थी, तो उन्होंने सोशल फिजियोलॉजी यानी कि सामाजिक शरीर विज्ञान की बात का प्रस्ताव किया था। इसी तरह से समाजशास्त्र में एक और प्रत्यक्षवादी आग्रह था और दूसरी तरफ विचारधारा के से बहुत अधिक ग्रस्त था। एक तरफ हम प्रत्यक्षवाद की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम सिद्धांतों के निर्माण की बात कर रहे हैं। तो इसमें योगेंद्र सिंह ने आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, उसमें ये कहा है कि भारतीय समाजशास्त्र में भी आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा अधिक है और थ्योरी या सिद्धांत जो हैं वो कम देखने को मिलते हैं। तो समाजशास्त्र में विकास के साथ साथ प्रामाणीकरण और मूल्यांकन की दृष्टि भी बढ़ी है। पहले की तुलना में प्रमाणों को आधार दिया गया है और नए विचारों की सत्यता को जांचा गया है। आगे हम समाजशास्त्र के विकास के क्रम में समाजशास्त्रियों के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।